हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो सभी लोग एक बार जुड़ेंगे जल्दी से और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों। अभी हम लोग यहां पर अपना सेट स्टार्ट कर रहे हैं और आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा वह सेट नंबर प्यारे साथियों 126 होगा। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का जो किताब आता है वॉल्यूम सेकंड से यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। और प्रीवियस ईयर प्रश्न है प्यारे साथियों 12/9/2022 के सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं का हम लोग इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं। बात क्लियर है। तो रेलवे के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हूँ तो उन सभी के लिए बेहतर है। और सबसे खास बात यह है दोस्तों, यह आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के बच्चों के लिए सबसे बेहतर है। तो सब लोग जुड़िए जल्दी से, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और शुरुआत करते हैं दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे आप लोगों से। चलिए हम क्वेश्चन पर यहाँ पर चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, आप लोग इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। आप लोग साथ ही साथ इसको सॉल्व करते रहें और लाइव देखेंगे दोस्तों तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में अगर देखेंगे तो अच्छा नहीं होता है। जैसे सोचते हैं कि हमारे पास तो है ये, हम देख लेंगे, लेकिन दोस्तों प्रयास करिए जब तक यह प्रीमियर में चल रहा होता है तभी आप लोग वीडियो को देख लें। तो यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है और इसमें कहा गया, इस क्वेश्चन में बोला गया कि निम्न में से कौन सी दो क्रमागत छूटें 84% की एकल छूट के समतुल्य है। दो क्रमागत ऐसी कौन सी छूट है जिसका एकल छूट 84% आता हो। तो बात को समझेंगे दोस्तों, आप क्रमागत छूट निकालेंगे। यहाँ पर भाई आपको पहले आप 30 और 70 का क्रमागत छूट निकालेंगे। तो 70-30 क्रमागत छूट निकलता कैसे है, देखिए x + y माइनस XY बटे 100, यह एकल छूट निकलता है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब यही तरीका आपको अप्लाई कर देने हैं। 30 और 70 को अगर चेक करेंगे तो 70 और 30 जुटेगा तो 100 हो जाएगा, माइनस 70-30 का जब गुना करेंगे अब बटे 100 करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 7 के 21 हो जाएगा, यानी 21 इसमें से घटाएंगे तो देखिए 10 में से 1 घटाएंगे तो इकाई का अंक 9 आएगा और यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 4 आ रहा है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन सही नहीं है। अब आप दूसरे को चेक करेंगे यहाँ पर, तो दूसरा यहाँ पर 80 और 20 क्या हो जाएगा 100, 80 और 20 क्या हो जाएगा 100, माइनस यहाँ से 20 गुणे 80 बट्टे 100 करेंगे, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 8 दूनी 16 यहाँ पर आ जाएगा। तो 16 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 84 आएगा। यहाँ से 84% इसका एकल छूट आ रहा है। तो यहाँ पर इसलिए जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर है, बी नंबर ऑप्शन इसका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर है, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया एक बार बता दीजिए। देखिए ये तरीका, ये फार्मूला है, समझिए दोस्तों, आप लोग इसको याद रखिएगा। एकल छूट जब भी निकालते हैं तो x + y माइनस XY बटे 100 करते हैं, यहीं से एकल छूट निकल जाता है। बात क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाँ जी, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए जी, एक व्यक्ति एक कार 2,50,000 में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 30,000 खर्च करता है। यदि वह कार को 3,50,000 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए एक 2,50,000 में खरीदा है और 30,000 उस पर खर्च किया है एक्स्ट्रा। तो जितना भी आप एक वस्तु पर जितना इन्वेस्ट करते हैं वही आपका सीपी यानी क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पर आप सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो सीपी क्या हो जाएगा भाई 2,50,000 में खरीदा है, 2,50,000 में खरीदा है और 30,000 उस पर मरम्मत पर खर्च कराया है। तो टोटल उसका इन्वेस्ट कितना हो गया 2,50,000 30 80,000, 2,80,000 उस पर टोटल इन्वेस्ट है। ठीक है, 2,80,000 ये टोटल इन्वेस्ट है, लेकिन बेचा कितने में 3,50,000 में, 3,50,000 में यहाँ पर इसको बेच देता है। आप इसका रेशियो निकालेंगे भाई, अगर आप इसको रेशियो निकालेंगे तो देखिए यहाँ से 4 जीरो, ये जीरो खत्म हो जाएंगे, 7 से काटेंगे 7 चौक 28, 7 पंजे 35 हो जाएगा। यानी 4 का सामान 5 में बिका, कितने का फायदा 1 का लाभ हुआ। लाभ किस पे होता है क्रय मूल्य पर, और 1/4 का मतलब होता है 25%। तो डी ऑप्शन इसका सही है।
डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करिए सभी लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 72 और 122 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 शेषफल प्राप्त हों। अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है प्यारे साथियों। लघुत्तम महत्तम का यह प्रश्न है। इसमें बड़ी से बड़ी संख्या की बात किया गया, इसका मतलब इसका निकालना है मौसम। अब ऐसा कौन सा संख्या है, अगर आप 72 को भाग करेंगे तो शेषफल 3 बचेगा। अगर आप उस संख्या से 122 में भाग करते हैं तो शेषफल 7 बचेगा। अब आप क्या करिए, ये जो शेषफल बचने का यहाँ लफड़ा है, बस उसी को अगर घटा देंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 72 में से 3 घटा देंगे, ठीक है, और 122 में से घटा देंगे आप 7। घटा देंगे जब, तो घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो पूरा पूरा विभाजित होगी उस संख्या से, ठीक है। तो यहाँ पर घटाएंगे, 12 में से 3 गया तो क्या बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ बचेगा 6। यहाँ 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा और यहाँ 1 और 115 हो गया। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 69 को भी विभाजित कर दे और 115 को भी विभाजित कर दे। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 29 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 29। कहने का मतलब है आपको 69 और 115 का क्या निकालना है, महत्तम निकालना है। तो आप मौसम ऐसे निकाल सकते हैं, आप ऐसे मौसम निकाल सकते हैं भाई, ऐसे निकाल सकते हैं, 69 एकम 69, ठीक है। 15 में से 9 गया तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। 10 में से 6 गया तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए, 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा। अब इससे भाग करना है आपको 69 में। तो 46 एकम 46, यहाँ पर 46, क्या बचेगा, यहाँ पर 23 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इस 23 से ही भाग करना पड़ेगा आपको, किसमें, इस 46 में। तो 46 में भाग करेंगे तो 23 दूना 46 पूरा पूरा कट जाएगा। किससे कटा भाई, 23 से कटा। तो इसका मौसा भी क्या हो जाएगा, वही 23 हो जाएगा। जो लास्ट में संख्या काटती है सभी को वही इसका महत्तम होता है। तो 23 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप लोग, समझ में आ गया। और नहीं तो आप इसको चेक कर लीजिए, सबसे बड़ी संख्या 29 है। क्या 29 से 69 कटता है, नहीं कटता है, तो इसका मतलब इसका मौसा 29 नहीं हो सकता। इसके बाद 26 से भी 69 नहीं कटेगा तो ये भी इसका मौसा नहीं होगा। उसके बाद 23 23 3 69, 23 पंजे 115, तो 23 से कट रहा है तो इसलिए 23 ही इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको बनाइए। देखिए, एक ही सवाल को लगाने के कई सारे तरीके हैं। सबसे बेहतर तरीका क्या है वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि टाइम भी आपको बचाने होते हैं। अब इस सवाल में कहा गया कि भाई 17, 32, 51 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए लास्ट के दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, पहले वाले से भाग कर देंगे। पहला वाला संख्या क्या है, 17। 17 से भाग करेंगे, 17 एकम 17, 17 तिया 51, यहाँ 3 दूना 6 और 3 त्रिक का 9, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 96 हो जाएगा। तो इसका जो चतुर्थानुपाती आएगा वह 96 आएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। सिंपल प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, लगाइए। देखिए, यदि x + y = 18, x और y का गुणनफल 77 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म क्रमशः x और y का मान हो सकता है। भाई दोनों संख्याओं का योग की बात करें अगर, तो योगफल जो होगा वह कितना होगा भाई, 18 होगा, लेकिन गुणनफल 77 होगा। अब इसको चेक करिए, पहले वाले को अगर जोड़ेंगे तो 18 होगा, आएगा 18, लेकिन गुणनफल 77 होना चाहिए। गुणनफल यहाँ पर क्या आएगा, 8 दूनी 80, तो ये आंसर नहीं है। इसको चेक करिए, 12 6 18 आएगा, 12 6 72, ये भी यहाँ पर 77 नहीं बनेगा गुणा करने पर। यहाँ पर 9 9 18 तो आएगा, लेकिन 9 9 81, गुणनफल इसका 81 आ जाएगा। यहाँ पर 11 7 18, 11 7 77, तो डी ऑप्शन इसका सही है। सिंपल, बस यही आपको करना था इसमें। अगला क्वेश्चन भाई, अगला प्रश्न है, पहले आप प्रश्न को पढ़िए। निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें कहा गया कि दिया गया ग्राफ 6 वर्षों के दौरान 3 कंपनियों की कुल बिक्री
करोड़ में दिया गया है, इसको दर्शा रहा है। अब क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया, क्वेश्चन में बोला गया दिए गए वर्षों में से किन 2 वर्षों में तीनों कंपनियों की कुल बिक्री बराबर है। देखिए क्या 2015 में तीनों कंपनियों की बिक्री बराबर है, तो चेक कर लीजिए 2012 2015 2012 की बात करें भाई अगर, तो 2012 यहाँ पर है, 2012 ये है, तो यहाँ पर तीनों कंपनियाँ ये वाली हैं, ये तीनों कंपनियाँ, इनकी बिक्री क्या हो जाएगी यहाँ पर 6 6 12 और 5 17 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 5 10 4 14 1 15, यानी यहाँ से कुल बिक्री क्या है 157 है। 2015 कौन है ये, तो इसको जोड़ लीजिए, ये भी 157 आएगा क्या, देखिए 8 1 9 7 15 के 5 हासिल का 1। अब यहाँ पर इकाई अंक यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, यानी पहला आंसर सही नहीं है, पहला जो है विकल्प सही नहीं होगा। 2011 2013 को चेक कर लेंगे भाई, 2011 और 2013 को चेक करेंगे, तो 2011 2013 को चेक करिए, 2011 में ये वाला है, इसको जोड़िए, क्या हो रहा है भाई यहाँ पर 8 1 9 और 8 7 15 15 4 19 199 यहाँ पर आ रहा है 2011 में। और 2013 में क्या है, तो 2013 कौन सी कंपनी है, ये कंपनी, क्या इसका भी 199 आएगा, देखिए भाई 8 7 15 4 19 के 9 हासिल का 1 7 6 13 5 18 और 1 हासिल लेके 19 199 यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर 2011 और 2013 में जो बिक्री है वो तीनों कंपनियों का समान है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन है, आप लोग करके बताएंगे जल्दी से। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण किसी एक भुजा के 2 गुने से 2 अधिक है, जबकि तीसरी भुजा कर्ण के आधे से 13 अधिक है। कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बताना है, कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। तो करना क्या है, आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ पर ट्रिपलेट लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। द्विघात समीकरण हालांकि बनेगा यहाँ पर, लेकिन द्विघात समीकरण बनाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ट्रिपलेट पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ट्रिपलेट से कैसे इस सवाल को हल किया जाएगा, ठीक है। देखिए, देखिए यहाँ पर ट्रिपलेट लगाएंगे, तो पहला ट्रिपलेट होता क्या है, पहला ट्रिपलेट क्या होता है, तो एक ट्रिपलेट होता है यहाँ पर 3 4 5 3 4 5 होता है। तो अगर एक भुजा 3 मानते हैं तो ये कर्ण जो है 5 आना चाहिए। अब कैसे आना चाहिए, यहाँ पर कंडीशन दिया है, जो ये जो कर्ण है इसका 2 गुना से 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो देखिए आ रहा है क्या, 2 3 6 2 8 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रिपलेट नहीं है। मतलब ये तो ट्रिपलेट है लेकिन ये ट्रिपलेट यहाँ पर नहीं लगेगा। इसका 2 गुना कर दीजिए भाई, तो 3 दूना 6 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। इससे चेक करिए भाई, इसका 2 गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी यहाँ पर ऐसे भी नहीं बात बन पा रही है। तो अगला ट्रिपलेट होता है 5 12 17 5 12 17, ठीक है। 5 12 17 एक ट्रिपलेट ये भी है। इसका 2 गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 2 ज़्यादा नहीं, ये तो 17 है, 2 गुना नहीं, 2 गुना से 2 ज़्यादा नहीं है, तो इसका 2 गुना कर लीजिए, इसका भी। तो 5 का 2 गुना 10, 12 का 2 गुना 24, 17 का 2 गुना 34, ठीक है। अब इसका यहाँ पर फॉलो कराइए, 10 का 2 गुना, एक जो 34 है 10 का 2 गुना प्लस 2 होना चाहिए, तो 10 दूना 20 प्लस 2 22 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, ठीक है। अगला ट्रिपलेट, एक ट्रिपलेट होता है दोस्तों 8 15 17, 8 15 17। तो 8 15 17, अगर एक भुजा 8 है तो ये जो 17 हो रहा है, तो 8 का 2 गुना प्लस 2 आना चाहिए, तो 8 दूनी 16 प्लस 1 हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं बन रहा है यहाँ से बात। अब इसका 2 गुना कर देंगे तो 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा, 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा, 8 15 17 होता है, यहाँ पर 15 है, ठीक है। तो 15 का 2 गुना 30 हो जाएगा और 17 का 2 गुना यहाँ पर 34 हो जाएगा।
अब देखिए तो 16 दूना 32 प्लस 2 34 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट यहाँ पर सेट किया गया है 8 15 17 का डबल। तो अगर आप इसको 16 कहते हैं तो भाई ये क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, ये 34 होगा और ये क्या होगा तो ये 30 हो जाएगा। यहाँ से आपकी बात बन गई। अब आपसे क्या पूछा गया है, कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई। ये जो कर्ण है यहाँ से माध्यिका ऐसे खींचा गया तो इसकी लंबाई आपसे पूछा गया है, इसकी लंबाई क्या होगी। तो ये जो कर्ण की माध्यिका की जो लंबाई होगी, ये जो माध्यिका की लंबाई होगी वो क्या होगा, इस कर्ण का आधा यानी 34 का आधा। तो 34 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 17। तो इसका जो सही जवाब आएगा वो 17 होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है ये सवाल आप लोग लगाएंगे जल्दी से। देखिए इस सवाल में क्या कहा गया, सिंपल सी बात है। इस सवाल में क्या बोला गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बना लेंगे। यह समांतर माध्य का क्वेश्चन है। समांतर माध्य कहिए या फिर आप औसत कहिए, दोनों बात बराबर होता है। इसने कहा कि प्रेक्षणों 39 49 59 70 60 70 80 90 93 और 90 का समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य निकालने के लिए कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। तो कुल आंकड़ों का योग करिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 9 9 18 9 30 27 27 3 30 की जीरो हासिल का यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दहाई का अंक जोड़ेंगे, 9 दूनी 18 9 30 27 27 8 35 35 और ये 5 40 और ये 40 10 50 और ये क्या हो जाएगा 50 10 60 60 3 63 यानी 630। इसका योग हो जाएगा। कितनी संख्या है यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्याएं हैं। 9 7 63 यानी 70 इसका समांतर माध्य आ जाएगा। समांतर माध्य क्या होगा 70। बात क्लियर है, 70 इसका समांतर माध्य आएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न देखिए। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ सवाल इस प्रकार से दिया है कि इसने कहा कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 6 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके मूल ज्ञात करने हैं। अगर मूल ज्ञात करना है, अब यहाँ पर मूल तो देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि आपको कौन सा नियम लगाना है। यहाँ पर श्रीधराचार्य का नियम लगाएंगे। श्रीधराचार्य का नियम होता क्या है भाई, श्रीधराचार्य का नियम होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a होता है, ठीक है। ये श्रीधराचार्य का नियम होता है। अब इसी में आपको मान रख देने हैं माइनस b, तो b क्या है यहाँ पर 2 है तो यह हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए तो 1 है यहाँ पर, 80 क्या है माइनस 6, तो 6 गुणे 1 गुणे 4 6 चौको 24, तो यहाँ पर प्लस 24 हो जाएगा क्योंकि 6 क्या है माइनस में है, बटे 2a, तो 2 इंटू ए यानी 2 ही होगा, ठीक है। अभी आप इसको आगे हल करिएगा तो यहाँ पर माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट में आएगा 24 4 28, 7 चौक 28 होता है, 24 4 28, 28 को लिख सकते हैं 7 चौक 28, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, 4 का वर्गमूल तो 2 निकल जाएगा। यहाँ पर हम निकाल ही देते हैं भाई, यहाँ पर निकाल देंगे 4 का वर्गमूल तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 7 बचेगा। अब बटे में क्या होगा यहाँ पर, तो बटे में 2 है, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन अगर लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो माइनस का 2 और प्लस माइनस अंडर रूट में 7 आ जाएगा। अब बटे 2, इस 2 से 2 कैंसिल, अरे ये तो 1 है, 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 प्लस माइनस करड़े में 7 इसका सही जवाब होगा। माइनस का 1 प्लस माइनस करड़े में 7 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको यहाँ पर श्रीधराचार्य का नियम लगाना है। बात क्लियर है। आइए अगले प्रश्न पर, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है, ये बोर्डमास वाले प्रश्न है भाई। सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है, तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, 4 का 2 में गुना करेंगे तो माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 8, माइनस का 8 आ जाएगा यहाँ पर, है ना।
माइनस का 8 आएगा और यहाँ से भाग करेंगे 4 तियाँ 12, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और प्लस का यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5 + 3 8 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा 0। तो इसका सही जवाब क्या है 0 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया मेरे दोस्तों, लाइक इतना करिए कि लाइक वाला बटन मजबूर हो जाए। बात समझ रहे नहीं? तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इतना लाइक करिए कि ये बटन जो है नीचे धंस जाए, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, आप लोग इसका जवाब जल्दी से देंगे। भाई सिंपल सिंपल प्रश्न है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में पूछे गए हैं, है ना। तो आप लोग देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए इसने कहा है, इस प्रश्न में कहा गया कि एक कक्षा में लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 है। भाई अगर लड़के लड़कियों की बात किया जाए तो बॉय और गर्ल हैं। बॉय कितने हैं 6 रेशियो, गर्ल कितनी है यहाँ पर 5 रेशियो। आगे इसने कहा कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 9 अधिक है। भाई लड़के कितने अधिक है यहाँ पर, कितने अनुपात, 1:1 का मान कितना दिया है 9, 1 अनुपात मान कितना है 9। कक्षा में लड़कों लड़कियों की संख्या बताइए, कुल संख्या पूछा गया है। तो कुल संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 + 5 यानी 11, तो 11 से गुना कर देंगे, 11 9 99। तो टोटल जो विद्यार्थी होंगे लड़का लड़की मिला के कितना हो जाएंगे यहाँ पर 99। अगला प्रश्न बनाइए। 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 240 है। पहली और अंतिम संख्या का योगफल बताइए। सिंपल सा इसका मेथड है दोस्तों। 5 क्रमागत संख्या है तो आपको बीच की संख्या निकाल लेनी है। तो बीच की संख्या कैसे निकालेंगे, 240 में भाग कर देंगे 5 से। ठीक है, 5 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40। तो बीच की संख्या क्या है 48 है। क्रमागत हैं तो 2 संख्या इसके पहले होंगी, 2 संख्या इसके बाद में होंगी। तो जस्ट इसके पहले क्या हो जाएगा यहाँ पर कितना होगा भाई, यहाँ पर 47, इसके पहले क्या होगा यहाँ पर 46 होगा, इसके बाद 49 आएगा और फिर क्या आएगा 50 आएगा। तो इनका योगफल पूछा है भाई, 46 और 50 का योगफल कितना हो जाएगा 96। कितना हो जाएगा यहाँ पर 96। तो डी ऑप्शन सही है, 96 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 96 इसका सही जवाब होगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं भाई, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये बीच की संख्या क्या है 48 है, 2 संख्याएं इधर होंगी, 2 संख्याएं यहाँ होंगी। अब एक क्रमागत हैं तो यहाँ पर कितना प्लस करना पड़ेगा, यहाँ से 2 माइनस करना पड़ेगा। 2 माइनस करेंगे तो 46, 48 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 46। पहली संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर 46। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, क्रमागत हैं तो 2 प्लस करना पड़ेगा। तो 2 प्लस कर देंगे तो 48 + 2 क्या हो जाएगा 50। तो 50 और 46 96। तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके सामने। एक बेलन के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन बताइए। अब आयतन निकालना है, आयतन निकालना है तो आयतन होता है क्या, बेलन का आयतन πr²h। बेलन का आयतन होता है पाई से यहाँ पर गुना किया गया है तो पाई का मान क्या होता है 22/7। 22 में क्या है 11, तो ऑप्शन 11 से कटना चाहिए। जो ऑप्शन 11 से कट गया वही आंसर है। तो पहला ही ऑप्शन 11 से कटेगा और यही इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, एक लाइन का प्रश्न है, मुझेबानी लगा सकते हैं दोस्तों। 1 मिनट 1 से 5 सेकंड का समय लगने वाला है इसमें। देखिए सोचने की जरूरत भी नहीं है, देख कर ही आप उत्तर बता देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप बताना है। अब यहाँ पर पाई का मान नहीं रखा गया है। अगर पाई का मान रखा गया होता तो हम क्या करते भाई, मैं क्या करता तो यहाँ पर 11 से काट कर चेक कर लेता। जो ऑप्शन 11 से कट जाता वही इसका आंसर होता। लेकिन यहाँ पर पाई का मान नहीं रखा गया है, पाई को ही लिया गया है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr। ठीक है,
यही आपको बताना है। ये 2r क्या होता है, यही होता है व्यास, ठीक है। तो व्यास क्या हो जाएगा, 2r का मान कितना दिया गया है 50, तो 50 पाई इसका आंसर हो जाएगा, 50 पाई इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न करिए भाई, इस सवाल को बनाइए, बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है दोस्तों, और मैं इसको ऐसा सिंपल तरीका बताऊंगा कि एक बार में आप आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन भूलेंगे भी नहीं। और जब भी आपके सामने 21 वाले प्रश्न आपके सामने आते हों तो आप इसी मेथड से लगाएंगे दोस्तों, सिंपल है, आसान है। चलिए, रजनी ने 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 11,550 रुपये की धनराशि ली, उधार ली, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। उसने ब्याज सहित संपूर्ण मिश्रधन का भुगतान 2 बराबर किस्तों में किया, जिनका भुगतान उधार लेने की तिथि से पहले और दूसरे वर्ष की अंतिम तिथियों को दिया गया। यदि ब्याज की गणना ह्रासमान शेष राशि पर की जाती है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। देखिए, किस्त क्या है, समान है, क्योंकि इसने कहा है कि प्रत्येक समान किस्त, ठीक है भाई। कितना परसेंट ब्याज है, 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। अगर मूलधन की बात करें, मूलधन 10 है, अगर मूलधन क्या है 10 है, तो इसका प्रत्येक किस्त क्या होगा, यहाँ पर किस्त आएगा, यहाँ पर किस्त लिख रहे हैं, इंस्टॉलमेंट यानी किस्त, ये हो जाएगा, ठीक है। किस्त कितना लगेगा यहाँ पर 11। 2 वर्ष की बात है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121। किस्त क्या है, समान है, पहले साल किस्त 11, दूसरे साल 121, लेकिन किस्त समान है तो आपको इसको बराबर करने होंगे। तो आप 11 को क्या बनाएंगे 121, तो यहाँ पर 11 से गुना करेंगे, यहाँ भी 11 से गुना करेंगे, तो यहाँ से 110 हो जाएगा भाई, और ये हो जाएगा कितना 121। 121 टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पर 110 प्लस 100 210। प्रत्येक किस्त का मान क्या है 121 है। प्रत्येक किस्त का मान क्या है, तो प्रत्येक किस्त का मान 121, प्रत्येक किस्त का मान क्या है 121 है। मूलधन कितना है 11,550 रुपये, यानी 210 का मान ही कितना दिया गया है, 210 का मान कितना दिया गया है 11,550 रुपये, ठीक है। आपको 121 का मान निकालना, क्योंकि इसने कहा प्रत्येक किस्त की राशि बताइए, तो प्रत्येक किस्त कितना का है 121 का है, तो 121 अनुपात का मान निकालना है, तो 11,550 बटे 210 गुणे 121, 121, ठीक है भाई। चलिए काट पीट करिए, 0 से 0 पहले ख़त्म करेंगे यहाँ पर, और 3 से काटेंगे 3, 7 से 21, 3 से काटेंगे, या तो 21 से इसको काटिए ना, यहाँ पर 21 से कटिएगा, 21 एक में 21, 21 पंजे क्या हो जाएगा 105, 21 पंजे 105 हो जाएगा, 21 पंजे 105 बचेगा 10, 21 पंजे 105। तो यहाँ पर आपको 55 का गुणा 121 में करना है, 55 का गुणा 121 में करना है आपको, ठीक है भाई। 55 का गुणा 121 में करेंगे, देखिए 121 क्या है 11 गुणे 11, 55 क्या है 11 गुणे 5। तो अगर आप यहाँ पर 11 गुणे 11 गुणे 11 करेंगे 1331 हो जाएगा, 1331 हो जाएगा, और वापस इसमें 5 से और गुना कर देंगे, तो 5 एक कम 5, 5 3 15, 5 3 15 एक 16, 5 एक कम 5 एक 6, यानी 6655 इसका प्रत्येक किस्त का मान आ जाएगा। डी ऑप्शन सही है, ठीक है भाई, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए अभी प्रश्न दोस्तों देखिए, ये जो क्वेश्चन है सेम यही बेस्ट तरीका है प्यारे साथियों, जब भी आपके सामने इंस्टॉलमेंट यानी किस्त वाले प्रश्न पूछे जाते हों चक्रवृद्धि ब्याज में, तो इस तरीके का आप यूज करेंगे, सवाल आसानी से बन जाएगा। अगला प्रश्न है, करेंगे सभी लोग, सब लोग करेंगे भाई जल्दी से। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण आर कोण एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं चतुर्भुज के अंदर
और कोण यश टी आर बराबर 87.5 डिग्री है। यदि कोण पी और कोण क्यू का अनुपात 2:3 है तो कोण क्यू और कोण पी के मापों का अंतर बताइए क्या होगा। चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से है प्यारे साथियों, देखिए ये चतुर्भुज है यहाँ पर, ठीक है, यह एक चतुर्भुज है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर चतुर्भुज है तो इसके अंदर इसका नाम पहले नामांकन कर देते हैं, इसका नामांकन कर दे रहे हैं। चलिए, ये P है, ये Q है, यह R है, तो ये क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। अब कोण PQ कोण S और कोण R के समद्विभाजक, ये समद्विभाजक हो गए, ये एक बिंदु यहाँ पर T पर मिलते हैं, ठीक है। कोण P का जो रेशियो है वह कितना है, 2, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 3, तो इसको x मान लेंगे, अनुपात हटाते हैं तो नियतांक लगाते हैं, 2x और 3x हो जाएगा। और कोण यस टी आर का मान भी कितना दे रखा है, 87.5 डिग्री, ये 87.5 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझिए दोस्तों। ये जो कोण यस टी आर है, कोण यस टी आर है, ये कैसे निकलता है, 1/2 कोण P प्लस कोण Q, कोण P प्लस कोण Q का आधा होता है यह, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 2 यानी 5 हो जाएगा, 5x, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पर काट पीट कर देंगे तो कुछ कट जाएगा, 5 से काटेंगे अगर आप। अच्छा, यहाँ पर मान तो रखा नहीं किए हम लोग, इसका मान ही कितना है, 87.5 डिग्री, तो यहाँ पर 87.5 हो जाएगा, ठीक है। 5 से काटेंगे अगर तो 5 × 5 3 बचेगा, हो जाएगा 37, 5 × 7 35, 2 बचेगा, 5 × 5 25, यानी 17.5 हो जाएगा। 17.5 तो x का मान निकालेंगे तो 2 से गुना कर देंगे, 17 × 34 यानी 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, x का मान 35। आपसे पूछा गया कि कोण Q और कोण P के मापों का अंतर बताइए, तो 3x में से 2x घटाएंगे, क्या बचेगा, x बचेगा। तो x का मान पूछा गया है, तो x का मान क्या है, 35 डिग्री। तो इसका जवाब ही क्या हो जाएगा, 35 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पर लगाइए इसको। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा जा रहा है भाई, यहाँ पर आप ब्रैकेट को पहले हल करेंगे। किसको हल करेंगे, ब्रैकेट वाले को पहले हल करेंगे। तो यहाँ पर 9/10 ये हो जाएगा, और यहाँ पर भाग का साइन है, तो भाग का साइन जब गुणा में बदलता है, यहाँ पर भाग का साइन है, भाग ही लिखिए यहाँ पर। अभी यहाँ पर 4/5 है, ठीक है, और प्लस का 1/10 है। अभी आप क्या करेंगे, हर को समान बना देते हैं, हर को समान बना देंगे, यानी 10 बनाइए, यहाँ से 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे, तो यह हो जाएगा 4 दूनी 8 + 1 9। तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों 9/10, भाग से गुणा में बदलेगा, इसका जो आंसर आएगा यहाँ तक का, इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9/10 आएगा, 9/10 आएगा। और जब भाग देंगे 9/10 में तो ये पलट जाएगा, तो 10/9 हो जाएगा, 10/9, इससे खत्म, इससे खत्म, क्या हो जाएगा, 1। तो इसका जो आंसर आएगा 1 आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। इसने कहा कि 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका मध्यानुपाती 14 और तृतीयानुपाती 48/02 है। मध्यानुपाती 14 होना चाहिए, पहला ही ऑप्शन उठाते हैं दोस्तों। तो मध्यानुपाती होता क्या है, अंडर रूट में एक्स वाई, ठीक है, दोनों का गुणा कर देंगे, तो अंडर रूट में एक्स वाई करेंगे तो 2 × 14 × 7 = 98 होता है, ठीक है, 14 × 7 = 98, या 49 दूना 98 होता है, 2 × 49 लिख सकते हैं इसको, बोलिए। तो इसका वर्गमूल 2 × 49 का 7, 7 दूनी 14। तो इसका मध्यानुपात तो 14 आ रहा है, लेकिन आपको ये चेक करना क्या इसका तृतीयानुपात भी 4802 आ रहा है। तो तृतीयानुपात निकालते कैसे हैं, लास्ट वाले का 2 बार गुना कर देंगे, तो 98 × 98 कर देंगे यहाँ पर, और पहले वाले से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, 2 से काटेंगे तो 49 दूना 98, 49 बार में कट जाएगा, 49 बार में कट जाएगा, ठीक है।
बात क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर आप इसको चाहे 49 का गुना 98 में करिए, या फिर आप यहाँ पर डिजिटल सम लगा देंगे। तो यहाँ पर डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 9 तो खत्म हो जाएगा, यहाँ से 9 खत्म, तो 8 गुणे 4 होगा, 8 गुणे 4, 8 चौको 32, 32 का डिजिटल सम क्या आएगा, 5 आ जाएगा, 5। अब इसका डिजिटल सम 5 आ रहा है, देखिए 8 4 12 2 14, 14 का डिजिटल सम क्या है, 5 आ रहा है। इसका मतलब डिजिटल सम सेम है, तो गुणा करेंगे तो वह पक्का 4802 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, इसको करिए। निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनका मौसा 2 हो, जिनका मौसा 1 हो, क्या हो, जिनका मौसा 1 हो। तो अब देखिए इसका किसका ऐसा दो संख्याएं हैं जिनका मौसा 1 आएगा। अगर आप इसको देखेंगे दोस्तों, पहले ऑप्शन को, पहला ऑप्शन देखिए, तो पहला ऑप्शन 11 से कटेगा, 11 से 363 भी कटेगा, 77 भी कटेगा, तो ये सहअभाज्य युग्म में नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसको देखिए 81 और 16, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका जो HCF आएगा, HCF वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यही इसका सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, सहभाज्य किसे कहते हैं, जिन दो संख्याओं का महत्तम अगर 1 है तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, संख्या इतना निम्न में से किससे विभाज्य है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर संख्या दिया गया है 6 7 8 9 5 4 3 2 1। अब आपको चेक करना है कि ये किससे विभाज्य है। तो देखिए सबसे पहले आप 2 पर आइए, क्या ये 2 से कटेगा, इकाई अंक अगर सम है या 0 है तब 2 से कटेगा, तो 2 से तो यह नहीं कटने वाला है। अगर 2 से नहीं कटेगा तो इसका मतलब 6 से भी नहीं कटेगा। अब बात आता है 3 और 11 से। तो देखिए 3 से चेक करिए, 3 से क्या होता है, डिजिट सम अगर 3 से कटता है तो 3 से कट जाएगी। तो 9 तो 3 से कटेगा, 5 4 9 भी 3 से कटेगा, ये भी कटेगा, 2 1 3 ये भी कटेगा, और 8 7 15 ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। इसका मतलब है पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिंपल प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आप लोग इसको लगाइए। एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना जल्दी भर सकता है। भाई दो टंकी में पाइप लगे हुए हैं, पाइप ए है और एक पाइप बी है। क्या कहा कि एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना जल्दी से भर सकता है। दूसरा पाइप अगर एक क्षमता से काम कर रहा है तो 3 गुना, यानी 3 की क्षमता से काम करेगा। दोनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 32 मिनट भरते हैं। भाई अगर 32 मिनट में भरेंगे, 32 मिनट में टोटल दोनों पाइप मिलकर भरते हैं, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल कार्य 32 गुणे क्षमता क्या हो जाएगा, 3 + 1 4, तो 4 दूनी 8 4 3 12, यानी 128 लीटर टंकी की कैपेसिटी है। ठीक है भाई, इसने कहा कि धीमे पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा। धीमा भरने वाला कौन है, बी, तो 1 की क्षमता से भरेगा तो 128 मिनट का समय लगेगा, 128 मिनट, डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न करिए सभी लोग। इसमें कहा गया है, इस सवाल में कहा गया कि ए और बी की आयु का अनुपात 5:9 है। भाई दो बंदे हैं, ए है और बी है, एक कौन है, ए है और एक कौन है, बी है। इनकी आयु का अनुपात क्या है, 5:9, 5:9 है। कह रहा कि 7 वर्ष बाद बी की आयु 52 वर्ष होगी। ये वर्तमान आयु का अनुपात है, लेकिन 7 साल बाद बी की आयु 52 वर्ष हो जाएगी। तो 7 साल पहले यानी वर्तमान में बी की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान में बी की आयु, तो 52 में से 7 घटा देंगे, तो 52 में से 7 घटाएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 में से 7 गया तो 5 यानी 45। बी की आयु 7 साल पहले यानी वर्तमान में 45 वर्ष का था। तो बी की आयु क्या था भाई, 9:9 का मान ही कितना दिया गया, 45, 9 का मान 45, तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 9 पंजे 45, 1 अनुपात का मान 5 आ जाएगा। तो बोला गया 6 वर्ष पहले ए की आयु बताइए। तो पहले बताइए
वर्तमान समय में ए की आयु क्या है, तो 1 का मान 5, तो 5 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 5 से गुना कर देंगे तो 5 पच्चे 25 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु क्या है, 25 वर्ष। 6 साल पहले की बात करेंगे तो यहाँ से 6 से घटाएंगे तो 19 6 25, यानी 6 साल पहले ए की जो आयु होगी वह 19 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, 19 साल। आइए अगला प्रश्न। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है प्यारे दोस्तों, ये आपके सामने है। 41 संख्याओं का औसत 62 है। भाई अगर 41 संख्या का औसत 62 है और पहली 18 संख्याओं का औसत 65.5 है और अंतिम 24 संख्याओं का औसत 61.5 है, यदि प्रारंभ से 18वीं संख्या को छोड़ दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत बताइए। तो पहले आप ये पता करिए 18वीं संख्या है कौन। भाई 18वीं संख्या कौन है। अच्छा 41 संख्याएं हैं, इनका सम क्या हो जाएगा, इनका सम निकालेंगे तो संख्या कितनी है, 41 संख्याएं हैं, इनका औसत क्या है 62 है, तो इनका सम क्या हो जाएगा, देखिए 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 8 है और 6 14 की 4 हासिल का 1 और 6 24 1 25, यानी 2542 इसका सम आ जाएगा, 2542। अब इसने कहा कि प्रथम 18 संख्या का औसत, इनका सम क्या हो जाएगा, प्रथम 18 संख्याओं का औसत इनका सम क्या हो जाएगा, तो 18 गुणे क्या कर देना है आपको, 65.5 करना है। तो इनका सम कितना आएगा, 18 गुणे 65.5 करेंगे दोस्तों तो क्या होगा इनका सम, बताइए सभी लोग। अरे गुणा करिए दोस्तों, गुणा करिए जल्दी से, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 5 90 के 0 हासिल का 9, ठीक है, 18 5 90 9 99 के 9 हासिल का 9, 18 छक्का 108, 108 में 9 जोड़ेंगे तो 9 8 17, 117 हो जाएगा, 117, यानी एक स्थान पर दशमलव, यानी ये हो जाएगा 1179, क्या हो जाएगा 1179, 1179। और अंतिम 24 संख्या का औसत, तो इनका जो सम आएगा वह क्या हो जाएगा, अंतिम 24 संख्या का सम, संख्याएं कितनी है 24, कितना औसत है इसका, तो 61.5 है, तो इनका सम क्या हो जाएगा, इनका सम कितना होगा बताइए, 1476, कितना हो जाएगा 1476। ठीक है, अब देखिए भैया हमारे पास संख्याएं कितनी थी 41, कितनी संख्या का हमने योगफल निकाला 18 + 24, तो 18 + 24 तो 42 हो गया। हमने एक संख्या को 2 बार रिपीट कर दिया, वो संख्या कौन सी थी 18वीं, तो हम 18वीं संख्या निकालेंगे। तो पहले ये चेक करिए, यहाँ पर 42 संख्या का योगफल क्या हो जाएगा, तो 9 6 15 के 5 हासिल का 1, 714 15 के 5 हासिल का 1, 4 1 5 1 6 और 1 1 2, ये 2655 हो जाएगा 42 संख्याओं का योगफल, 2655। तो 18वीं संख्या आपको निकाल देने हैं, 18वीं संख्या क्या हो जाएगी, 18वीं संख्या क्या हो जाएगी भाई, तो इसमें से आपको 2542 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यानी 113 हो गया, 113 हो गया, 18वीं संख्या 113। अगर आप इसमें से 18वीं संख्या यानी 113 ही निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए भाई, 12 में से 3 गया तो 9 और 3 में से 1 गया तो 2, 5 में से 1 गया तो 4, ये हो जाएगा 2, यानी 2429 आ जाएगा, कितना 2429, 2429 आएगा। अब यहाँ पर संख्याएं कितनी बच गई हैं भाई 40, तो 40 से भाग कर देंगे, 40 से भाग कर देंगे दोस्तों, तो यह है 18वीं संख्या निकालने के बाद औसत निकलेगा। ठीक है, 4 से भाग करेंगे, 4 छक 24, 4 छक 24, 0 लगाएंगे यहाँ पर हो जाएगा 29 और 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, नहीं सॉरी 1 बचेगा, 4 1 कम हो जाएगा 10, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20। ठीक है दोस्तों, 4 पंजे 20, दशमलव कितनी आसान हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव लगा है, दशमलव कहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा है, लेकिन अभी भी नीचे क्या है 1 0 है, तो भाग देंगे, दशमलव एक स्थान और आगे घुस जाएगा, तो यह हो जाएगा 60.725। ठीक है, 60.725, 60.725 इसका
राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक बार जरा बताइए क्या यह सवाल आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, अगर आप समझ गए हैं तो आप आसानी से बना पाएंगे, नहीं समझे तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, दो रेलगाड़ियां यहाँ पर दिया गया है, दो रेलगाड़ियां यम और यन एक खंबे को क्रमशः 30 सेकंड और 1 मिनट 45 सेकंड में पार करती हैं। रेलगाड़ी यम की लंबाई रेलगाड़ी यन की लंबाई की आधी है। रेलगाड़ी यम और रेलगाड़ी यन की चालों का अनुपात बताना है, क्रमशः क्या होगा। आइए दोस्त, एक रेलगाड़ी यम है और एक रेलगाड़ी यन है। ठीक है भाई, एक रेलगाड़ी यम रेलगाड़ी यन। अब ये रेल यहाँ पर हमें अनुपात निकालना है किसका, चाल का। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर हम यहाँ पर कहा है ना यहाँ पर कि रेलगाड़ी यम की लंबाई यन की लंबाई की आधी है, यन की लंबाई अगर डी है, यन की लंबाई अगर डी है तो यम की लंबाई क्या हो जाएगा, डी बटे 2 हो जाएगा। बात क्लियर है, बोलिए क्लियर बात। दूरी बटे समय होता है। रेलगाड़ी यम पार करती है 30 सेकेंड में, तो 30 से भाग कर देंगे, ये चाल हो जाएगा इसका। ठीक है, और इसका चाल क्या हो जाएगा, तो इसका चाल 1 मिनट 45 सेकेंड यानी 105 मिनट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, डी बटे 2 गुणे 30 संबंधे डी बटे 105 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अभी काटेंगे, डी से डी तो खत्म ही हो जाना है, अभी इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 छक 30 या 15 से काटिए, 15 दूना 30, 15 साते 105। तो यहाँ पर 1 बट्टे हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ पर 1 बट्टे हो जाएगा 7, इसका गुना इधर इसका इधर, तो हो जाएगा 7 संबंधे 4, 7 संबंधे 4 इसकी चालों का अनुपात आ जाएगा प्यारे दोस्तों। तो डी ऑप्शन में दिया गया है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसको करिए। इसमें देखिए सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, इसने क्या बोला है कि निम्न में से किसमें कोई समांतर भुजाओं का युग्म नहीं है। भाई इसमें किसमें समांतर भुजा का युग्म नहीं है, आयत में। देखिए आयत ऐसे होता है, यह आयत है, इसमें समांतर भुजाएं हैं, इसमें समांतर भुजा है कि नहीं है। देखिए ये भी समांतर इसके है और ये समांतर इसके है, तो समांतर भुजा तो इसमें हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से, ये समांतर भुजा इसके हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं। पतंग, पतंग इससे ऐसे होता है, ऐसे, तो इसमें कोई भी भुजा समांतर नहीं होता है, तो पतंग ही इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 और 30 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो 11 और 30 के बीच अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 11 के बाद क्या होगा, 13 होगा। ठीक है, 11 के बाद 13 के बाद क्या होगा, 17, 17 के बाद क्या हो जाता है, 19, इनका सम निकालना है क्योंकि योग बटे संख्या होता है औसत। 19 के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, 19 के बाद क्या होगा, 23, और 23 के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, 29। ठीक है, बटे कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 संख्या, 5 से भाग कर लेंगे, सबको जोड़ेंगे, अगर सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए 9 3 12, 9 3 12 और 9 21 7 28, 28 और 3 31 के एक हासिल का 3, 2 2 4 1 5 6 1 7 3 10, अरे 7 3 10 क्या आ रहा है यहाँ पर, 7 3 10 यानी 101 आएगा, क्या 101 आएगा, बटे कितनी संख्या है, 5, 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 20 5 100 हो जाएगा, 20 दशमलव, यहाँ पर एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 होगा, 5 दूनी 10 यानी 20.2 इसका औसत आएगा, 20.2 सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है और यही आज के सेट का लास्ट प्रश्न होगा। चलिए भाई पढ़िए, सवाल में क्या क्या गया है, दिया गया ग्राफ किसी विद्यालय के कक्षा 10 के 4 वर्गों में लड़कियों और लड़कों की संख्या दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। आइए भाई प्रश्न का उत्तर देना है आपको। इसने कहा है किस वर्ग में कुल विद्यार्थियों में
लड़कियों का प्रतिशत सबसे अधिक है, लड़कियों का प्रतिशत सबसे अधिक है भाई। देखिए यह लड़कियां हैं और लड़के हैं भाई, जो गाढ़ा है लड़के हैं, जो लाइट है लड़कियां हैं। तो किस सेक्शन में, किस वर्ग में लड़कों, क्या बोला गया है, किस वर्ग में लड़कियों का प्रतिशत सबसे अधिक है, किस वर्ग। भाई देखिए इसमें लड़कियां कितनी हैं 22, लड़के कितनी 18, इसमें लड़कियां 19, इसमें 20, इसमें तो कम है तो आंसर नहीं होगा। अभी इसमें कितनी लड़कियां 21, इसमें 16 है। इसमें देखिए इसमें लड़कियां कितनी हैं 26, इसमें कितने 24, सबसे ज़्यादा लड़की इसमें हैं। तो यही में सबसे ज़्यादा लड़कियों का प्रतिशत होगा, किसमें 10 का सी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 10 का सी, यानी ऑप्शन नंबर भी सी होगा और 10 का भी सी होगा। ठीक है दोस्तों, बताइए कोई दिक्कत। अभी तक आप लोगों ने कितने क्वेश्चन किए हैं, तो अभी तक आप लोगों ने, प्यारे विद्यार्थियों ने, आप लोगों ने कुल 27 क्वेश्चन किए हैं। तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए अब कि 27 में से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों ने खुद से बना पाए हैं। कौन सा क्वेश्चन कठिन था, कौन सा आसान था, सब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ दोस्तों, इसका पीडीएफ आप कहाँ पाएंगे भाई, पीडीएफ के लिए आप लोग क्या करिएगा, टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करिएगा, आपके सभी कमेंट पढ़ता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ। तो चलिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं, फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।